Dear friends, we are starting a very important chapter today. It's translation from Hindi to English. There are 5 sentences asked in the RAS examination. Each question carries 2 marks. That is, translation from Hindi to English carries 10 marks. And if you solve this question properly, you can certainly get good marks. But there are certain important points which you have to keep in mind while solving this question. And these 5 or 6 important points are, I'll first tell you these points in English and then I will explain these points in Hindi also for your convenience. The first important thing is you must see the tense of the sentence and the kind of sentence. If the Hindi sentence is in present indefinite tense, the English sentence will also be in the present indefinite tense. If the Hindi sentence is a question, the English sentence will also be question or interrogative. An imperative sentence in Hindi will have its translation as an imperative sentence in English. तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों वाक्यों का टेंस एक ही होगा। अगर हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका अनुवाद भी अंग्रेजी की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग है द काइंड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस आमतौर पर 4 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य जिसमें हम करते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, कि राम मेरा भाई है और वह अपना कार्य कुशलता पूर्वक नहीं करता। एक सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। तो एक होते हैं क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। उनकी पहचान ये है कि उसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है और उनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक होता है इम्पेरेटिव, जिसको हिंदी में आज्ञासूचक कहते हैं, जिसमें हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए कहते हैं, सलाह देते हैं, मना करते हैं, चेतावनी देते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है। और एक होता है विस्मयादि बोधक, जो हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे बेचारा गरीब मर गया, अलास द पुअर मैन इज डेड। तो ये देखिए, जिस प्रकार का वाक्य हिंदी में है, अंग्रेजी में भी जब आप अनुवाद करोगे तो उसी प्रकार का वाक्य बनेगा। तो ये दिस वाज आवर फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। द सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट literal translation is considered wrong. Therefore, translation should not be literal, that is word for word. कि शब्द दर शब्द हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है कि उसने मुझे सब्ज बाग दिखाया। अब सब्ज माने होता है ग्रीन, हरा। तो आपका ट्रांसलेशन ये नहीं होगा कि ही शोड मी ए ग्रीन गार्डन, ये नहीं, ठीक है ना। या मेरा सर चक्कर खा रहा है और आप अंग्रेजी अनुवाद कर दो माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स, ये नहीं, ठीक है ना। आई एम फीलिंग गिडी। तो आपको शब्द दर शब्द या लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी है। तो क्या करना है आपको जो सेंटेंस है ना उसको एक नेचुरल वे में अनुवाद करना है। मतलब हमको क्या करना है कि द सेंस ऑफ द सेंटेंस शुड बी राइटली conveyed in the mother tongue. That is, the language of translation, as far as possible, should be simple and idiomatic. कि जहाँ तक संभव है हमें
जो मूल भावना वाक्य में दी गई है हिंदी के में, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद उसी तरह से करना चाहिए। दूसरा ये है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द इडियम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टू लैंग्वेजेस। ये हिंदी और अंग्रेजी जो भाषाएं उनकी वाक्य रचना में और शब्दों के प्रयोग में अंतर होता है। अनुवाद करते समय हमें उस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजी में क्या होता है, व्हाट डू यू वांट, ये प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें सहायक क्रियाकर्ता के पहले आती है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। आप क्या चाहते हैं, हिंदी में तो हर वाक्य में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। तो हमें जब अनुवाद करना हो तो हर लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, हिंदी की वाक्य रचना है और अंग्रेजी की वाक्य रचना है, उसके अंतर को समझना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अनुवाद करना चाहिए। अब देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि समटाइम्स देयर इज ए लेंथी सेंटेंस, तो इट should be split up into short simple sentences keeping the link together। कि अगर बहुत लंबा वाक्य है तो अनुवाद करते समय हमें उसे स्प्लिट करके, उसको बांट कर छोटे छोटे 2 या 3 वाक्य बना देने चाहिए और उस हिसाब से उसकी जो लिंक है, वो उसकी जो रचना है, उस रचना के हिसाब से उसका अनुवाद करना चाहिए। अब ये है कि द मैक्सिमम सेंस ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस शुड बी करेक्टली रेंडर्ड इन द मदर टंग और इन इंग्लिश। कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें तो जो वाक्य की मूल भावना है ना, वो आपके अंग्रेजी की भाषा में भी आनी चाहिए। और अगर आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो भी उस वाक्य की मूल भावना जिस भी भाषा में आप अनुवाद करें उसमें आनी चाहिए। मतलब, और दूसरा क्या है, अनुवाद की जो भाषा है, व्हाट इज ये, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट इज़ अबाउट द लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन कि अनुवाद की भाषा क्या होनी चाहिए। कि अनुवाद आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हुए होना चाहिए ताकि अनुवाद की जो भाषा है वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम या असहज और टेक्निकल या यांत्रिक नहीं लगे। देयर मस्ट बी फ्लो इन द लैंग्वेज इन द ट्रांसलेटेड सेंटेंस, कि अनुवाद में अपना प्रवाह होना चाहिए और अनुवाद जो है ना लाइवली या जीवंत होना चाहिए। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ये कि हमें दोनों भाषाओं के पर्यायवाची जो शब्द है ना, उनका ज्ञान भी होना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। तो मतलब अच्छे अनुवाद के लिए हिंदी शब्दों के पर्यायवाची अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और जब आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करें तो आपको हिंदी के सही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आपको बताए हैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, और यही लागू होते हैं कि अगर आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करो। ये भी एक प्रश्न आता है, ये हिंदी के सेक्शन में आता है 10 नंबर का, एक अंग्रेजी का छोटा सा पैसेज होता है जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। तो वो भी इसी का एक भाग है, क्योंकि हिंदी वाले जो अध्यापक है ना, वो आमतौर पर इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? कि वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं कि वो इसको पढ़ाने में थोड़ा हिचकते हैं। उसका कारण भी हो सकता है कि भाई आप हर भाषा में तो परफेक्ट या एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अभी हम पहली इस में क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अंग्रेजी वाला भाग। कि अंग्रेजी के जो सेक्शन में, पार्ट में ये आता है ट्रांसलेट
these sentences into English. So 5 sentences in Hindi are given. You have to find out their, you have to write down their translation. ये 5 वाक्य दिए होते हैं, आपको उन 5 वाक्यों की अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ता है। तो देखिए, मैंने सबसे पहला आपको ये देखना है कि हिंदी का पहला वाक्य पढ़िए। आप ये देखिए कि वाक्य का टेंस कौन सा है। फिर आप उसकी प्रकार या काइंड देखिए कि वो 4 में से किस प्रकार का वाक्य है। और फिर उपयुक्त शब्द, अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द जो है उनको आप अपने दिमाग में लाइए और फिर अनुवाद को अंग्रेजी के स्ट्रक्चर या वाक्य रचना जो होती है, पैटर्न, उसके अनुसार आप अनुवाद कीजिए। तो अब वी आर डूइंग दीज सेंटेंसेस, है ना। अब हम इन वाक्यों को कर रहे हैं और मैं आपके सामने ये जो वाक्य है ना, इनका अनुवाद करके बता रहा हूँ। पहले हिंदी का वाक्य आपके सामने, अंग्रेजी हमने लिख दी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कि बाल अपचारी, अपचारियों माने होता है अपराधी। बाल जो अपराधी होने, उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहते हैं अंग्रेजी में। पुनर्वसन माने होता है रिहैबिलिटेट, उनको पुनः बसाने के लिए। सक्रिय माने होता है एक्टिव। न्यायिक एवं सामाजिक प्रयास, प्रयास माने होता है एफर्ट्स की आवश्यकता है। तो ये हमारा बन गया एक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स आर नीडेड टू रिहैबिलिटेट द जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश होना नहीं जानता। ठीक है ना। अब ये क्या है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा खुश। तो ज़्यादा खुश के लिए मोर हैप्पी और हैप्पियर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई स्टिल डोंट नो टू बी मोर हैप्पी या आप हैप्पियर देन THN, तुलना में जो THN देन आता है वो की स्पेलिंग THN होती है। तो आई स्टिल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है तो आई के साथ डोंट आएगा। आई स्टिल माने अब भी, तो आई स्टिल डोंट नो टू बी मोर हैप्पियर देन टू बी विद यू। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस उत्तर पुस्तिका में यथासंभव का प्रयोग करें, वे पूर्ण रूप लिखें। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस वाक्य की प्रकार है आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब इसमें हमें सुझाव दिया गया है या हमको इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो आज्ञा सूचक वाक्य का टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पता है क्या है, वर्ब की शुद्ध पहली फॉर्म होती है गो, ईट। समझिए आंसर। अब यह है उत्तर पुस्तिका में, इन द आंसर बुक डोंट यूज एब्रीविएशन। एब्रीविएशन माने होता है संक्षिप्त अक्षर। एब्रीविएशन है, आप एब्रीविएशंस जो है ना बहुवचन, उसका भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। तो इन दी आंसर बुक डोंट यूज एब्रीविएशन एज फार एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक संभव हो। यथा संभव माने होता है एज फार एज पॉसिबल। और दूसरा भाग वो है कि वह पूर्ण रूप लिखें, तो ये हो गया एंड राइट फुल फॉर्म। पूर्ण रूप फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट और फुल फॉर्म ये होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि इन दी आंसर बुक डोंट यूज एब्रीविएशन एज फार एज पॉसिबल एंड राइट फुल फॉर्म। देखिए, एक ख़ास बात और है कि एक ही ट्रांसलेशन सही नहीं होती, दूसरी भी हो सकती है। आप उसमें वाक्य का जो क्रम है ना, उसको बदल सकते हो। ये आज्ञा सूचक वाक्य है, इसको आप डोंट से भी शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था कि डोंट यूज एब्रीविएशन इन द आंसर बुक एज फार एज पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हो एंड राइट फुल फॉर्म। ठीक है, राइट फुल फॉर्म्स। ठीक है, राइट फुल फॉर्म्स, पूर्ण रूप लिखे। फॉर्म भी हो सकता है और फुल फॉर्म्स ये भी हो सकता है।
कवि ने हो गया। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द एवं विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है। उकेर माने होता है वैसे डिस्क्राइब करना या डिपिक्ट करना, ठीक है, DEPICT। तो दी बहुत सुंदरता से, अब ये वाक्य होगा कवि ने बहुत सुंदरता से उकेरा है, तो इसकी तो होगी द पोएट हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द पोएट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल्ली डिपिक्टेड, क्या, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है उर्मिला के, एक स्त्री के दर्द और विरह की वेदना, द एगनी ऑफ सेपरेशन, विरह वेदना को होता है, या सफरिंग एंड एगनी ऑफ सेपरेशन दोनों हो सकता है, कि द पोएट हैज़ वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड द एगनी ऑफ सेपरेशन ऑफ ए वुमेन इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला। उर्मिला के चरित्र में, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। नेक्स्ट ये देखिए, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी यह भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुत उपेक्षा की जाती है। ये बड़ा वाक्य है, तो हम इसको दो भागों में बांट लेंगे। क्या है कि एक तो ये कह लेंगे अनुशासनहीनता के कारण, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न कारण क्या है, इसको हम कर लेंगे कि द रीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन। इसमें ये क्या है माथुर साहब, ये एस के बाद में कॉमा लगाओ, ये जो अपॉस्ट्रोफी है ना ये एस के बाद कर दो, एस के बाद आएगा, बहुवचन है ना, एस के बाद बस। तो ये देखिए द रीजन ऑफ स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, बहुवचन में जो ऊपर कॉमा जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, समझाने के लिए उसको कॉमा कह देते हैं, लेकिन ये होता है अपोस्ट्रोफी। तो ये जो अपोस्ट्रोफी है ये बहुवचन में एस के बाद लगता है। तो रीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन क्या है, बॉर्न आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन की असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता। तो ये हो गया द रीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिसिप्लिन, उत्पन्न बॉर्न आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज द फीलिंग, ये है क्या, दैट मोस्टली देयर थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कि उनके विचारों और आकांक्षाओं मन एक्सपेक्टेशंस की उपेक्षा की जाती है, आर नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट माने उपेक्षा, अवहेलना करना। नेक्स्ट देखिए, कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्य सूची सदस्यों को नहीं वितरित की गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अब क्या है कार्य सूची, उसको एजेंडा कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ही शब्द है एजेंडा, वरना तो आप इसको अनुवाद कर नहीं पाएंगे, तो आपको पर्यायवाची शब्द आना चाहिए कि द एजेंडा वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या सर्कुलेटेड, दोनों वर्ड आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी आ सकता है और सर्कुलेट भी आ सकता है, दोनों सही है। तो द एजेंडा वाज नॉट सर्कुलेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हो सकता है, समझिए। अगर कमेटी भी आप लगा देंगे तो भी आप चलेगा। सड़क के बीच खेलना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। सड़क के बीच खेलना, तो ये जो खेलना है ना, ये यहाँ पर क्या है, वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन माने ING फॉर्म क्रिया की जब संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है तो हम उसको वर्बल नाउन कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो ये वाक्य के शुरू में ही आता है और इसको सब्जेक्ट की कर्ता की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ कर्ता बन जाएगा सड़क के बीच में खेलना। तो प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड,
इन द मिडल ऑफ दी रोड लगेंगे। क्यों? कि वो रोड विशेष है जिसमें वो बच्चा खेलेगा। तो प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड इज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन। समझ गए? अब आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि इट इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड। इसमें टू इन्फिनिटिव से भी बन सकता है, और प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड इज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन ये भी बन सकता है। क्योंकि एक ही अनुवाद सही नहीं होता। कई बार जो है कि दो भी अनुवाद होते हैं, उसमें भाव भी वही होता है, उसके अंदर टेंस भी वही होता है, और उसमें रचना भी सही होती है। ज्वालामुखी आग उगल रहा है, तो ये देखिए ज्वालामुखी जब फटता है ना, कि जब एक्टिव हो जाता है, डोरमेंट सुप्त जब सक्रिय होता है ना, तो वो आग को फेंकता है। समझिए ना? तो बाहर फेंकने के लिए फूट कर कोई चीज़ बाहर निकलती है, उसको बस्ट कहते हैं। या टायर फूट गया, हवा निकली, तो नहीं कहते टायर बस्ट हो गए। और किसी चीज़ को अंदर से बाहर फेंको ताकत से, तो उसको हर्ल कहते हैं। तो दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर दी वॉल्केनो होगा। कौन से पहाड़ की बात कर रहे हैं? विशेष, जिस जो आग उगल रहा है, और विशेष के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो द वॉल्केनो इज हर्लिंग या बस्टिंग फायर, दोनों सही है, जो भी आपको। अब मान लो नहीं आता किसी लड़के को, तो वो ये भी कर सकता था कि दी वॉल्केनो इज थ्रोइंग फायर, तो उसको फिर 2 में से 1.5 नंबर मिलता। एग्जैक्ट वर्ड तो आपको आना चाहिए। क्या तुम मुझसे सहमत हो? ये बड़ा सरल है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और इस वाक्य का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रश्नवाचक वाक्य डू से शुरू होगा, क्योंकि इसका कर्ता यू है, और आप सब बहुवचन है ना, तो बहुवचन में डू आता है। डू यू ऑल, और सहमत होने को कहते हैं एग्री विद ए पर्सन। तो डू यू ऑल एग्री विद मी? क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, वह इतना उदास क्यों लग रहा है। अब ये देखिए हिंदी में कंटिन्यूस टेंस, लेकिन ये जो लुक या सीम या अपीयर है ना, ये जो क्रियाएं कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। अगर हिंदी में कंटिन्यूस भी होता है ना, तो हम इनका अनुवाद इनडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इसका होगा वाई डज ही लुक सो सैड। हम ये नहीं कहेंगे वाई इज ही लुकिंग सो सैड। वाई इज ही लुकिंग सो सैड गलत होगा। क्यों? कि लुक माने प्रतीत होना, लगना, वो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आता, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अनुवाद करना पड़ता है। तो वाई डज ही लुक सो सैड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अर्थ वही है। क्या तुम ये कहानी पढ़ चुकी हो? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रश्नवाचक है, इसलिए यू के साथ हैव आएगा, और हैव वाक्य के शुरू में होगा। हैव यू रेड दिस स्टोरी? क्या तुम ये कहानी पढ़ चुके हो? बहुत धुंध है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट्स वेरी फॉगी। धुंध को क्या कहते हैं? कोहरा या धुंध? फॉगी। इट्स वेरी फॉगी, कॉमा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू। पड़ेगा का मतलब है आपको ऐसा करना होगा, आप चाहो या मत चाहो। तो इसके लिए होता है शैल हैव टू, विल हैव टू फ्यूचर में। तो यू विल हैव टू वॉक केयरफुली। बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है। बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, या इट इज गोइंग टू रेन, ये होगा। अपना छाता मत भूलना, ये क्या है? इम्पेरेटिव नेगेटिव है। डोंट से शुरू होगा, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। ठीक है। नेक्स्ट, वे शायद अपने माता पिता से मिलने गई होगी। तो ये देखिए, ये क्या है? पास्ट है, गई होगी, भूतकाल की बात है ना, तो ये संभावना है। तो जैसे ऐसी संभावना जिसके बारे में हम निश्चित नहीं होते ना, उसमें माइट हैव का प्रयोग करते हैं। और जिसके बारे में अगर हमें निश्चितता हो, तो उसमें मे हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, करता है शी। तो शी माइट हैव गॉन टू सी हर पेरेंट्स। सी कर दो या मीट कर दो, दोनों का एक ही अर्थ है। किसी से
छात्र संघ की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियंस एग्जीक्यूटिव इज गोइंग ऑन। स्टूडेंट यूनियन भी हो सकता है। यदि तुम्हारा मुझसे मिलना इतना आवश्यक था तो तुम्हें 3 दिन पूर्व सूचित करना चाहिए था। ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, और ये संभव शर्त है, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं, भूतकाल है ना, तो ये भूतकाल में क्या होगा, पहले में तो आएगा पास्ट टेंस इफ क्लोज में, और दूसरे में शुड हैव, वुड हैव या ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इफ यू आर मीटिंग मी या मीटिंग विद मी वाज सो अर्जेंट या सो नेसेसरी, यू शुड हैव या यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर 3 days, ये हो जाएगा। एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है ना। लेकिन गत 50 वर्षों की उपलब्धियां क्या वस्तुतः गर्व का विषय, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये क्वेश्चन है। तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले वाला भाग तो साधारण वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक है। ये अवर कंट्री गॉट फ्रीडम, ये हो गया। हम ये भी कर सकते हैं कि अवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, या अवर कंट्री गॉट फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, ठीक है ना। बट अब ये क्या है, उपलब्धियां बहुवचन है, बहुवचन के लिए शुरू में आर आएगा। बट आर द अचीवमेंट्स ऑफ लास्ट 50 years रियली ए मैटर ऑफ प्राइड। गर्व माने प्राइड होता है और ये प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट देखिए, वर्षा तो अभी भी हो रही है, ये कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। जो ही तुम बाहर जाओगे बुरी तरह भीग जाओगे, समझ गए ना। तो अब इसके अंदर जो टाइम क्लोज है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, दूसरी में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा कि इट इज स्टिल रेनिंग। एज सून एज, जो ही माने होता है नो सूनर डिड, या एज सून एज यू गो आउट, कॉमा यू विल बी ड्रेंच्ड, या यू विल गेट वेट, या यू विल गेट ड्रेंच्ड, ये भी हो सकता है, तुम भीग जाओगे। नेक्स्ट देखिए, कल इस समय तक तो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। और दूसरा भाग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर में शैल है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो वी शैल हैव रीच दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। द शॉप्स यूजुअली या जनरली ओपन, शॉप्स है ना तो ओपन आएगा एट 10 AM, ठीक है ना। यूजुअली जनरली कोई आप कर सकते हो। उस दिन यदि तुम ठीक, ये है अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, कि भूतकाल में अधूरी रही शर्त। अगर दोनों भाग में नॉट होना तो वो पूरी हो जाती है कि नहीं छोड़ते, इसका मतलब आपने मुझे छोड़ दिया और मैं गाड़ी नहीं पकड़ सकता था, इसका मतलब मैंने पकड़ ली। तो लेकिन इसमें नॉट लगेगा, तो इसमें जो है ना इफ क्लोज, उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे में कुड हैव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इफ यू हैड नॉट ड्रॉप्ड मी बाय योर कार एट द क्रॉसिंग नियर द स्टेशन, तो इसमें क्या है, मैनर आएगा, मैनर है बाय योर कार, फिर प्लेस आएगा एट द क्रॉसिंग नियर द स्टेशन, छोटा स्थान है, क्रॉसिंग है पहले आएगा, बड़ा उसके बाद आएगा। तो इफ यू हैड नॉट ड्रॉप्ड मी बाय योर कार एट द क्रॉसिंग नियर द स्टेशन दैट डे, उस दिन, कॉमा आई कुड नॉट हैव कॉट द ट्रेन, दोस कुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गए। तुम सत्र के आरंभ से ये दिन प्रारंभ कर दो, कहीं ऐसा न हो कि इस वर्ष भी तुम सब विषयों में असफल हो जाओ, ठीक है ना। तो इसके भी 2 भाग बनाएंगे। पहला तो हो जाएगा अध्ययन शुरू कर दो, ये आगे सूचक वाक्य, कि इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया, नई मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म आती है, स्टार्ट स्टडिंग या स्टार्ट योर स्टडीज, ये भी हो सकता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। और बाद में आएगा लेस्ट यू शुड, लेस्ट के बाद शुड आता है, नोट नहीं लगता, लेस्ट यू शुड फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स दिस ईयर टू,
इस वर्ष भी। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें जयपुर रवाना होने से पहले पता लगाना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लगाया, तो ये शर्त है, तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट है। समझ गए ना? तुम्हें पता लगाना चाहिए था, तो ये होगा यू शुड हैव। तो यू शुड हैव फाउंड आउट बिफोर लीविंग जयपुर दैट दिस ट्रेन नहीं जाती, डज नॉट गो टू मुंबई डायरेक्टली, सीधी नहीं जाती लेकिन अहमदाबाद पर ही ख़त्म हो जाती है। तो एंड से नहीं होगा, ट्रेन के लिए टर्मिनेट होता है कि बट टर्मिनेट्स एट अहमदाबाद इटसेल्फ, ये इसका अनुवाद होगा। यदि तुम एक प्याला चाय पीने के लिए नहीं रुकते तो तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटती। ये भी शर्त वाला वाक्य है और ये शर्त भी अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट है। तो इसमें जो इफ़ क्लोज है उसमें तो आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरे में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव वो आएगा। इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप्ड टू हैव ए कप ऑफ टी, या इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप्ड फॉर ए कप ऑफ टी यू वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो तुम्हारी गाड़ी नहीं निकलती। अब निकल गई। यदि तुम नहीं आ सके तो कम से कम, ये भी पास्ट है, पास्ट है ना, ये क्या है, ये भी अनफुलफिल्ड कंडीशन है। इफ़ यू कुड नॉट कम, नहीं आ सके, सेकंड फॉर्म आ गई। एट लीस्ट यू माइट हैव या यू कुड हैव सेंट समबडी, तुम किसी को भेज सकते थे। नेक्स्ट देखिए, चीनी के दाम तो निर्धारित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट और चीज़ों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है द प्राइस ऑफ शुगर इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर आप ये भी सही कर देंगे तो भी आपको दो में से एक नंबर मिल जाएगा। बट द प्राइस या प्राइसेस दोनों हो सकता है, प्राइसेस भी हो सकता है, बहुवचन है, क्योंकि कमोडिटीज अदर। अब आपको दूसरी चीज़ें हैं ना, आपको अगर कमोडिटीज शब्द नहीं आए तो आप अदर थिंग्स लिख देना। बट द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट माने घटना बढ़ना, तो फ्लक्चुएट वर्ड आएगा, कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, कीप ऑन के बाद ING फॉर्म आती है। विद्यार्थी जगत में उतना ही असंतोष है जितना देश के अन्य वर्गों व समूह में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि देयर इज एज मच, उतना ही माने एज मच डिसकंटेंट इन द स्टूडेंट वर्ल्ड एज हो गया ना, एज इन अदर क्लासेस एंड ग्रुप्स इन द कंट्री। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है कि यह सच है कि आलस एक बड़ा दुर्गुण है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं इट इज़ ट्रू दैट, आलस को कहते हैं स्लॉथ। अब लेजीनेस करोगे तो वो सुस्ती होती है, वो भी आपको शब्द स्लोथ नहीं आए तो कर देना। इट इज़ ट्रू दैट लेजीनेस इज ए बिग ईवल या इज ए बिग वाइस। आप जानते हो दुर्गुण को VIC भी कहते हैं और ईवल भी कहते हैं, जो आपकी समझ में आए लिख सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट स्लोथ या लेजीनेस इज ए बिग ईवल एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप ए मैन एनकाउंटर सामना करता है सक्सेसिव फेलियर्स, एक के बाद एक को हम कहते हैं सक्सेसिव, कंटिन्यूस कह दो या सक्सेसिव कह दो, सक्सेसिव फेलियर्स, कि उसको निरंतर असफलता मिलती है। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा सदैव प्रतिहिंसा को जन्म देती है। प्रतिहिंसा माने होता है काउंटर वायलेंस। तो ये भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पहली फॉर्म आएगी। तो वायलेंस कैन नेवर सॉल्व एनी प्रॉब्लम एज, ये बिकॉज या फॉर, तीनों में कुछ भी आ सकता है। इट ऑलवेज इनवाइट्स या इट ऑलवेज क्रिएट्स या जनरेट्स काउंटर वायलेंस, कोई भी शब्द आप इनमें से प्रयोग कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है, यह प्रश्नवाचक, तो हैव यू एवर थॉट, सोचा है परफेक्ट है। ये हैव यू एवर थॉट
क्या कि हाउ इवन ए स्मॉल मिस्टेक या एरर या लैप्स कैन कॉज इमेंस, माने बहुत बड़ी हार्म या लॉस, ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, बाल काल सभी प्रकार के तनाव से मुक्त रहना चाहिए। ये क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा भाग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको दो भाग है ना, पहला है बाल काल सभी प्रकार के तनाव से मुक्त होना चाहिए, ये होगा चाइल्डहुड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशन। और ऑल टेंशन भी लिख दोगे ना, काइंड नहीं लगाओगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। सो दैट, समझिए, दी इनबॉर्न या नेचुरल क्रिएटिविटी माने होता है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड में डेवलप अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड माने बिना किसी बाधा के। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि देयर आर मैनी अकेजन्स, है ना, या सच अकेजन्स इन लाइफ। देखिए हम इसमें देयर आर मैनी सच अकेजन्स इन लाइफ ये भी कर सकते हैं, और देयर आर मैनी अकेजन्स इन लाइफ व्हेन आवर पेशेंस एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन की, धैर्य व अनुशासन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन आर टेस्टेड या आर पुट टू टेस्ट, दोनों हो सकते हैं। अब आप इसको ये भी कर सकते हो, देयर आर मैनी सच टाइम्स इन आवर लाइफ व्हेन आवर पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर टेस्टेड, ये भी करेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, संभावना है ना, संभावना के लिए, कम संभावना के लिए माइट आता है कि इट इज़ डाउटफुल दैट समवन, क्या ये, इट इज़ डाउटफुल दैट समवन माइट हैव एवर मेड ए लास्टिंग गेन। लास्टिंग गेन माने स्थायी लाभ, स्थायी या परमानेंट गेन कर सकते हो, या कि इट इज़ डाउटफुल दैट समवन माइट हैव मेड ए परमानेंट गेन थ्रू डिसीट एंड डिसऑनेस्टी ओनली, कि ऐसा हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सारे शहर में धारा 144 लगा दी गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये हो गया सेक्शन 144। धारा को सेक्शन कहते हैं, तो सेक्शन 144 हैज़ बीन क्लैम्प्ड या इम्पोज होता है, इम्पोज्ड ऑन द होल सिटी या इन द होल टाउन, ये हो सकता है। इन द होल टाइम भी लिखते हैं, ऑन द होल टाउन भी, इन ज़्यादा सही है कि सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन द होल सिटी, पीपल आर एफ्रेड टू कम आउट, कि लोग बाहर निकलने से डरते हैं, पीपल आर एफ्रेड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब कभी तुम्हारी मुलाकात होती है, हम घंटों बात किया करते, ये पास्ट टेंस है, समझ गए ना, कि वेन एवर वी मेट, ये हो गया, और हम बात किया करते, ये निरंतरता है जो भूतकाल में चलती रहती थी, अब नहीं। तो भूतकाल में जो निरंतरता है उसके लिए यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। ऐसी भूतकाल की प्रवृत्ति जो होती रहती थी लेकिन अब नहीं होती, उसमें वुड या यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बनेगा वेन एवर वी मेट वी वुड टॉक, या वी यूज टू टॉक फॉर आवर्स, घंटों, फॉर आवर्स। यदि आपको नौकर रखना था, पास्ट टेंस है, तो मेरी सलाह लेते। ये है भूतकाल में अधूरी रही शर्त। पास्ट टेंस आएगा दूसरे में, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ यू वर टू एंगेज ए सर्वेंट, इफ़ यू वर पास्ट टेंस है ना, तो यू वर टू एंगेज ए सर्वेंट, एम्प्लॉय नहीं होगा, एंगेज होगा। एम्प्लॉय तो पक्की नौकरी को कहते हैं। तो इफ़ यू वर टू एंगेज ए सर्वेंट यू शुड हैव टेकन माई एडवाइस, या यू शुड हैव कंसल्टेड मी, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको परीक्षा देनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको तैयारी क्यों नहीं करते। इफ़ यू आर टू टेक द एग्जामिनेशन वाई डोंट यू प्रिपेयर, या वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर इट, ये प्रश्नवाचक लगा दो, हो जाएगा। समझौते की बातचीत तो चल रही है, प्रेजेंट।
समझ गए ना। दूसरा भाग भी प्रेजेंट है। तो दी निगोशिएशंस फॉर सेटलमेंट, अब आपको निगोशिएशन शब्द नहीं आए तो आप ये कर देना द टॉक्स फॉर सेटलमेंट आर इन प्रोग्रेस या आर गोइंग ऑन बट देयर इज लिटिल चांस ऑफ सेटलमेंट या देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ सेटलमेंट। इनमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चीन और पाकिस्तान में होड़ लगी है कि कौन भारत का अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक साधारण वाक्य कि चाइना एंड पाकिस्तान आर कंपीटिंग विद ईच अदर, एक दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं एज टू हु कैन हार्म इंडिया मोर, एज टू हु कैन हार्म इंडिया मोर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा हमें उन्हें विश्वास दिलाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और साधारण वाक्य। वी अश्योर देम दैट, ये दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट, वी शैल टेक फुल केयर, है ना, ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। फुल केयर मैंने पूरा ध्यान रखेंगे, ही विल फुल्ली टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, ये भी हो सकता है। सरकार हर काम खुद नहीं कर सकती, लोगों का सहयोग जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दो भाग है। दी गवर्नमेंट कैन नॉट या कांट डू एवरीथिंग बाय इटसेल्फ, ये हो गया। दूसरा है पीपल्स कोऑपरेशन इज नेसेसरी या इज ए मस्ट, दोनों हो सकते हैं। कठिन परिश्रम न करने से तुम फेल हो सकते थे, पास्ट टेंस है और पास्ट में ये क्या है, अधूरी रही शर्त है। यू कुड हैव फेल्ड, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है और बाय नॉट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी परीक्षा की तारीख बढ़वा ली है, ये परफेक्ट टेंस है। दी स्टूडेंट्स हैव गॉट, बढ़वा ली ना तो ये पॉजिटिव यूज है, खुद नहीं बढ़ाई। जब काम हम दूसरे से कराते हैं ना तो उसमें गेट और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हैव के बाद गॉट आएगा, परफेक्ट में हैव गॉट हो जाएगा। तो द स्टूडेंट्स हैव गॉट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सटेंडेड, यही होगा अनुवाद। यदि मनुष्य के पंख होते तो वह पक्षियों की तरह उड़ता, यह है इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसको हिंदी में असंभव शर्त कहते हैं। तो असंभव शर्त में जो इफ क्लोज होती है ना, शर्त वाला भाग, उसमें सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म माने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और दूसरे भाग में आता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यह मनुष्य के पंख होते, तो रखता और रखने के लिए पहली फॉर्म हैव होती है, दूसरी हैड हो जाएगी। तो ये बनेगा इफ मैन हैड विंग्स ही टू वुड फ्लाई लाइक बर्ड्स। ही टू वो भी, ही ऑल्सो या ही टू वुड फ्लाई लाइक बर्ड्स। उसने देखा कि पुल को आग लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है और गाड़ी आ रही है, पास्ट कंटिन्यूअस है ये। तो पहले को तो हम कहेंगे ही सॉ दैट द ब्रिज वाज ऑन फायर, आग लगी हुई को ऑन फायर कहते हैं। जैसे मकान में आग लगी हुई है, द हाउस ऑन फायर होता है, तो यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा। ही सॉ दैट द ब्रिज वाज ऑन फायर एंड द ट्रेन वाज कमिंग या अप्रोचिंग, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है उस बीए से जिसके पास रटा हुआ ज्ञान है एक चरित्रवान कुली होना अधिक अच्छा। ये वाक्य जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में होता है गुड बेटर बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री आती है, बेटर है तो इट इज़ फार बेटर, बहुत अधिक अच्छा, तो हो गया फार बेटर। टू बी ए कुली ऑफ कैरेक्टर देन ए बी ए हु हैज़ क्रैम्ड नॉलेज, रटे हुए ज्ञान को, या हु पजेसेस क्रैम्ड नॉलेज। नेक्स्ट देखिए कि मैंने उन सबको सीढ़ियों के नीचे आते हुए और रसोई में सामने होते हुए सुना। अब ये इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल।
आईएनजी फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म जो होती है हियर की जैसे हेड, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई हर्ड देम, मैंने उनको सुना। क्या करते हुए? आई हर्ड देम ऑल कमिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कमिंग डाउन द स्टेयर्स हो जाएगा। और दूसरा भाग है रसोई में जाते हुए, एंड गोइंग इनटू द किचन, गोइंग इनटू द किचन, रसोई में मूवमेंट के लिए इनटू। मैंने बच्चे को आपस में बातें करते हुए देखा, तो वही होगा आई नोटिस्ड, आई सॉ द चिल्ड्रन टॉकिंग विद वन एंड अदर। बच्चे एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा जो परस्पर कोई कार्य करते हैं उसके लिए वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। तो आई नोटिस्ड, आई सॉ द चिल्ड्रन टॉकिंग विद वन एंड अदर, एंड उसके बाद क्या है? पेड़ पर चढ़ते हुए, बाद में, है ना, और उन्हें मेरे पेड़ पर चढ़ते हुए पकड़ा। एंड ये इसमें हम करेक्ट करेंगे, और उनको पकड़ा। एंड कॉट देम क्लाइंग माई एप्पल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आओ उसे पियानो बजाते हुए सुने। अब ये तो इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य, आह्वान कर रही है। तो लेट से शुरू होता है सवाल कि लेट अस लिसन टू हिम प्लेइंग द पियानो। ठीक है, किसी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए। यह सच है कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसके कारण स्थापित समाज नष्ट हो रहा है। Present indefinite tense, it is true that terrorism is an international problem. ये हो गया। और as a result of which या because of which, स्थापित समाज को हम कहेंगे established society। नष्ट हो रहा है, कंटिन्यूस है, is ruining। ruin माने होता है तबाह होना, स्पेलिंग है RUINING, ruining। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि इस पर विश्वास करे। ठीक है ना। तो ये कुड से शुरू होगा, हो सकता है। कुड एनी वन बी सो फुलिश, की माने होता है एज टू बिलीव दिस, टू भी नहीं होगा, एज टू बिलीव दिस। इस बी को गलती से लिख दिया है, इसको हटा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।